नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। 5 सितंबर से बीजेपी अपने जनसंपर्क अभियान के जरिए हर घर पहुंचने के साथ साथ हर विधानसभा में प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए हर वर्ग को पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। शायद इसीलिए यूपी में बीजेपी एक के बाद एक कार्यक्रम शुरू कर रही है। 5 सितंबर को यूपी में बीजेपी हर वोटर से जुड़ने के लिए जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत डोर टू डोर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जाएंगे। बीजेपी ने अपने इस अभियान के जरिए हर घर हर वोटर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना काल में भी लगातार जनता के बीच में रहे हैं और एकमात्र राजनीतिक दल ऐसा रहा है जिसने जनता के बीच में जनता के सरोकारों पर समाधान करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी राजनीति में सक्रिय नहीं होती है, बल्कि जनता के दैनंदिन काम में उसकी तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए राजनीतिक दल के तौर पर सक्रिय होती है। इस समय भारतीय जनता पार्टी का बूथ सत्यापन का अभियान चल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रदेश स्तरीय नेता, सांसद, विधायक, मंत्री ये सभी बूथों के सत्यापन के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं और वहां बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर चुनावी रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी अपने जनसंपर्क अभियान के तहत कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी, जिसमें राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ, विंध्यवासिनी देवी कॉरिडोर, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन मुद्दों के जरिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। 5 सितंबर को शुरू होगा जनसंपर्क अभियान। जनसंपर्क अभियान में कई अहम मुद्दे होंगे: राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ, ट्रिपल तलाक, विंध्यवासिनी देवी कॉरिडोर और आर्टिकल 370 का मुद्दा। बीजेपी का हर घर हर वोटर तक पहुंचने का लक्ष्य। जनसंपर्क अभियान के तहत साथ में 5 से 20 सितंबर तक बीजेपी हर विधानसभा में प्रबुद्ध सम्मेलन का भी आयोजन करेगी। इन सम्मेलनों के जरिए बीजेपी समाज के हर वर्ग पर पकड़ मजबूत बनाकर रखना चाहेगी। इसके अलावा बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए भी बीजेपी अभियान चलाने जा रही है। 25 सितंबर से पन्ना प्रमुख सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इन सम्मेलनों के जरिए बीजेपी अपने कैडर को बूथ के हर वोटर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखकर काम करेगी। हर विधानसभा में होगा प्रबुद्ध सम्मेलन। 5 से 20 सितंबर तक होगा प्रबुद्ध सम्मेलन। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना ही बीजेपी का लक्ष्य। 25 सितंबर से पन्ना प्रमुख सम्मेलन का भी होगा आयोजन। पन्ना प्रमुख सम्मेलन के जरिए हर वोटर तक पहुंचने का लक्ष्य। बहरहाल यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने मिशन 2022 को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में 5 सितंबर को अपने जनसंपर्क अभियान और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए बीजेपी हर घर हर वोटर तक पहुंचना चाहती है। 2017 के चुनाव में अपना बूथ सबसे मजबूत के नारे के साथ बीजेपी इस बार डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू करने जा रही है। जी हां, आगामी 5 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी आम जन तक अपने द्वारा किए गए कार्यों बताएगी कि कैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने उनकी मदद की है। अब ये देखना होगा कि 2017 का अपना बूथ सबसे मजबूत के आंकड़े से जो 350 का आंकड़ा पार किया था, क्या डोर टू डोर कैंपेनिंग से वो आंकड़ा पाया जाएगा कि नहीं। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ से कैमरामैन साहब के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज वन इंडिया। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। यही वजह है कि बीएसपी 2022 की सियासी जंग को फतह करने के लिए ब्राह्मणों को लुभाने के लिए प्रबुद्ध विचार संगोष्ठी का फॉर्मूला तैयार किया, जिसके सहारे एक बार फिर सत्ता के शिखर पर पहुंचना बीएसपी चाहती है। ब्राह्मणों को अपनी तरफ लुभाने के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रदेश भर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित कर रही है। अयोध्या से शंख ध्वनि के बीच वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ शुरू हुए बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी का समापन राजधानी लखनऊ में 7 सितंबर को जय भीम जय भारत के उद्घोष के साथ होगा। इस सम्मेलन की खास बात यह है
कि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती इस सभा को संबोधित करेंगी। सम्मेलन को लेकर पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की ओर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। बता दें कि बीएसपी अपने सम्मेलन के जरिए एक बार फिर से आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहती है। दरअसल साल 2007 में बीएसपी ने सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा फॉर्मूला अपनाया था जिसके जरिए प्रदेश में बीएसपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की थी। बीएसपी ने 403 में से 206 सीटें जीतकर और 30% वोटों के साथ देश की सियासत में तहलका मचा दिया था। 2007 में बसपा के इसी करिश्मे के पीछे मायावती की सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति थी। इसके अलावा ओबीसी, दलितों, ब्राह्मणों और मुसलमानों के साथ तालमेल भी बनाया गया था। इस फॉर्मूले को फिर से बीएसपी हकीकत में तब्दील करने में जुटी हुई है। 2007 में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया, प्रचंड बहुमत के साथ बीएसपी को सत्ता मिली। 403 में से 206 सीटें जीतकर सत्ता के शिखर पर पहुंची थी। ओबीसी, दलितों, ब्राह्मणों और मुसलमानों के साथ तालमेल रहा। हालांकि 2017 में समाजवादी पार्टी ने भी ऐसा दांव खेला था जिसमें बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग फेल हो गई। बीएसपी से ज्यादा सीटें लेकर समाजवादी पार्टी सत्ता पर काबिज हुई थी। इसके बाद साल 2017 में बीजेपी ने इन दोनों ही पार्टियों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए प्रचंड बहुमत यानी 312 सीटें हासिल कर सत्ता स्थापित की थी। लेकिन एक बार फिर से ब्राह्मणों को साथ लेकर बहुजन समाज पार्टी सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहती है। बहरहाल सत्ता का 14 साल का वनवास खत्म करने के लिए बीएसपी एक बार फिर से ब्राह्मण समाज को जागरूक कर 2007 के आंकड़ों को दोहराना चाहती है। शायद इसीलिए 2022 के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत ही ब्राह्मणों को लुभाने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए की गई। पार्टी का दावा है कि ब्राह्मणों का हित सिर्फ बसपा सरकार में ही सुरक्षित है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने भी कमर कस ली है। सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर बीएसपी लगातार काम कर रही है, जिसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सतीश चंद्र मिश्र को लगा दिया है, जो पूरे प्रदेश भर में ब्राह्मण वर्ग के साथ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य यही है कि ब्राह्मण वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ा जाए और कहीं न कहीं 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। अगर हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो 2009 के चुनाव में बीएसपी ने जहां ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वर्ग को जोड़कर एक बड़ी जीत हासिल की थी और कहीं न कहीं 2/3 बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई थी। उसी फार्मूले को दोहराते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने सतीश चंद्र मिश्र को पूरे प्रदेश भर में लगाया है, जो लगातार ब्राह्मण वर्ग के सम्मेलन कर रहे हैं। हालांकि इसमें उद्देश्य यही है कि ब्राह्मणों के साथ साथ दूसरी जातियों को भी जोड़ा जाए और कहीं न कहीं सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को अपनाते हुए आगे बढ़ा जाए। 7 सितंबर को बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगी। तो कहीं न कहीं बीएसपी की रणनीति यही है कि ब्राह्मणों के साथ मुस्लिम और दलित का गठजोड़ बनाकर 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। लेकिन कहीं न कहीं बीएसपी सुप्रीमो लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि 2022 में बीएसपी बेहतर परफॉर्मेंस दे। कैमरामैन समीर कनकी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। फर्रुखाबाद के थाना कंपिल इलाके में ग्रामीणों की ओर से पलायन के लिए लगाए गए पोस्टर पर संज्ञान लेते हुए समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बिल्ला गांव पहुंचा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मंत्री जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी ने पहुंचकर ग्रामीणों का हालचाल जाना। इस दौरान सपा कमेटी की ओर से ग्रामीणों की समस्याओं के जल्द निस्तारण के आश्वासन दिए गए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली, पानी और शिक्षा के दावे के साथ आम आदमी पार्टी का चुनावी आगाज किया। मनीष सिसोदिया ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तिरंगा यात्रा में शिरकत करने आए डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ मुकदमा मुख्यमंत्री हैं। वहीं सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी का राष्ट्रवाद और आम आदमी पार्टी का राष्ट्रवाद में अंतर है। आम आदमी पार्टी तिरंगे के नीचे खड़े हर धर्म, हर जाति के आदमी को अच्छी शिक्षा देने की गारंटी की बात करती है। और दिल्ली जैसा राज्य जहां ना हमारे पास में
ज़मीन के अधिकार हैं सरकार के पास, ना वहाँ पुलिस है, ना प्रशासन की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हमारा नियंत्रण है। उसके बावजूद हम कहते हैं वहाँ तो 2/3 सरकार है। उस 2/3 सरकार के बावजूद अगर 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो सकते हैं कि वहाँ एक मजदूर का, एक किसान का, एक प्रेस वाले का बेटा जाके IIT में जाके एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकते? आम आगरा से शुरुआत हो रही है। इसके बाद अभी सब बोल देंगे, आप चिंता मत कीजिए, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं अब। इसके बाद 1 तारीख को नोएडा में मनीष सिसोदिया जी की तिरंगा यात्रा है और सिर्फ प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में 14 तारीख को तिरंगा यात्रा है। 14 तारीख की तिरंगा यात्रा के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में इसी प्रकार की तिरंगा यात्रा चलाई जाएगी और इस तिरंगा यात्रा के जरिए हम जनता को ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद क्या है, आम आदमी पार्टी। अयोध्या ने देश की सियासत को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। 1990 के बाद स्थितियां तेजी के साथ बदली हैं। अयोध्या मुद्दे के बरकत सियासी राज्य तिलक और राजपाट जानने का भी इतिहास है। 22 के चुनावी विवाद पर अयोध्या किस तरीके से पार्ट प्ले करेगी, इसका आकलन करना सियासी पंडितों के लिए भी आसान नहीं है। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी, जिसका नाम लेते ही तमाम बातें जहन में आती हैं। अयोध्या आस्था, विश्वास और भव्यता के लिए हमेशा से ही जानी जाती रही है। अयोध्या को सतपुरियों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या का नाम दिया था, जिसका अर्थ है अयुद्ध, मतलब जिसे युद्ध के जरिए भी हासिल न किया जा सके। इसे कोसल जनपद भी कहा जाता था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक अयोध्या में सूर्यवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया। बहरहाल अयोध्या करीब 500 सालों से राम मंदिर विवाद को लेकर कानूनी तौर पर सुर्खियों में रही, या यूं कह लें भारतीय राजनीति की दिशा के बदलाव में इसका खासा योगदान रहा है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के मंदिर के हक में फैसले के बाद अयोध्या वासियों के साथ तमाम हिंदुओं के लिए एक बेहद सुकून का वक्त आया है और 5 अगस्त 2020 को मंदिर के शिलान्यास के बाद अब भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत भी हो गई। खास बात है कि अयोध्या को त्रेता वाली भव्यता देने के लिए सीएम योगी ने कमर कसी और 2017 में सरकार बनते ही त्रेता जैसी ही दिवाली का रूप दिया। यही नहीं, अयोध्या जो फैजाबाद जिले का एक तहसील था, अब जिले के तौर पर सीएम योगी ने नामकरण किया। बात लोकसभा क्षेत्र की करें तो अयोध्या फैजाबाद लोकसभा के अंतर्गत आता है। तो कुल मिलाकर अयोध्या 2022 के चुनाव में एक अहम सियासी टूल की तरह तमाम दल देख रहे हैं। बीजेपी जहां अयोध्या के विकास को लेकर नए तरीके से जुट गई है, श्री राम एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, वहीं विकास के लिए कई योजनाओं पर मुहर लग चुकी है। बात बहुजन समाज पार्टी की करें तो बीएसपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत 23 जुलाई से अयोध्या से ही की और पार्टी दावा कर रही है कि उसकी सरकार बनी तो मंदिर निर्माण में तेजी लाई जाएगी। इतना ही नहीं, खुद बीएसपी राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सरयू में डुबकी लगाई और हनुमानगढ़ी और रामलला के भी दर्शन किए। जाहिर है मुद्दों में भले ही मंदिर विवाद का मसला सुलझ गया हो, लेकिन मंदिर निर्माण का मामला भी किसी न किसी रूप में चुनाव में रहेगा। राम मंदिर निर्माण के अपने मिशन को बीजेपी जनता के बीच ले जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बात सियासत की करें तो अयोध्या मुद्दे ने कितनों को मुकुट पहनाया और सत्ता से भी हटाया। एक बार फिर 2022 के चुनाव में एक अहम रोल निभाएगा मंदिर निर्माण का मुद्दा। राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ 1 इंडिया, अयोध्या। अयोध्या की जनता अयोध्या के विकास और मुख्यमंत्री योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने के बारे में क्या सोचती है? क्या सीएम के अयोध्या से चुनाव लड़ने से यहाँ की जनता खुश है? अयोध्या में विकास को लेकर जनता के मन में क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। – 2022 के चुनावी दंगल में इस बार कई मुद्दे हावी रहेंगे, जिनमें अयोध्या के विकास का मुद्दा भी होगा। हालांकि बीजेपी अयोध्या के विकास और तेज मंदिर निर्माण के एजेंडे के तौर पर चुनाव में पेश करेगी। चलते हैं अयोध्या और देखते हैं जनता का क्या है मूड। चुनाव में अयोध्या कितना बड़ा रहेगा फैक्टर? क्या अयोध्या के वर्तमान विकास से जनता खुश है या विकास की और संभावनाएं संजोए हुए है?
बहरहाल अयोध्या में विकास के मुद्दे पर जनता की मिलीजुली राय देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि अयोध्या का विकास केवल कागजों में ही है, जमीनी हकीकत नहीं। अयोध्या में अभी तक कोई विकास ही नहीं हुआ है, खाली कागज में ही विकास चल रहा है, बाकी कोई विकास नहीं हुआ है। जैसे का वैसे अयोध्या आज भी है, पहले भी था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़ने, क्या लगता है आपको? अब उनकी इच्छा है, वो लड़े, पब्लिक की इच्छा होगी, वोट देगा, चाहे न दे। विकास यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई देता, नाले नाला वैसे है, मान ले रास्ता कोई ना प्रभाव बदला है, रास्ता यहाँ के सही नहीं। सीएम योगी के चुनाव लड़ने की खबर से लोगों में काफी खुशी है। लोगों का कहना है कि सीएम योगी का स्वागत है। वहीं अयोध्या के विकास से भी लोग खुश दिखे। तो बहुत सुंदर हो गई है अयोध्या, हनुमान जी की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से अब तो बहुत अच्छा हो रहा है कार्यक्रम। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? अब की आएंगे, इनको तो आना बहुत जरूरी है, इन्हीं के जरिए से सारा कल्याण हो रहा है। अयोध्या हम लोग गरीब आदमी हैं, किसी तरीके से जिए खाएं, परिवार चले, सभी लोगों का इसी में सबका गुजारा होगा। व्यापारी वर्ग भी अयोध्या के विकास से काफी खुश है। बस उसकी मांग है कि जिनकी दुकान हटाई जा रही है, उन्हें अन्य जगह दुकान दी जाए। हमारे मुद्दे का जो विकास है, यहाँ के व्यापारियों को दुकान जो उजाड़ी जा रही हैं, उनको जो है दुकान कहीं दिया जाए। बाकी और कोई हमारा मतलब वो नहीं है। मंदिर बन रहा है, ठीक है, राम भक्त हैं, यहाँ लोग आते हैं, मंदिर का हम लोग समर्थन देते हैं और उन्होंने जो कार्य अच्छा किया है राम मंदिर के लिए, बहुत ही अच्छा किया है, यहाँ का विकास भी अच्छा हो रहा है। वहीं सीएम के अयोध्या से चुनाव लड़ने की खबर से साधु संत भी खुश हैं। अयोध्या के विकास से साधु संत भी इनकार नहीं कर रहे। उनका कहना है कि बिजली, पानी, सड़क की सुविधा काफी अच्छी है। रूप से अयोध्या का विकास हो रहा है और अभी तो मुझे लगता है कि केवल प्रारंभ ही हुआ है और जितना विकास का खाका खींचा गया है, मुझे लगता है कि वो पूर्ण होना चाहिए। तो निश्चित रूप से अभी यहाँ रोड बहुत सकरे हैं, उनकी चौड़ीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे होटलों की व्यवस्था होनी चाहिए, साफ़ सफाई पर अच्छे काम होना चाहिए। तो ये सब अभी होना बाकी है। तो निश्चित रूप से जो खाका तैयार हुआ है उसके अनुरूप अयोध्या सज के और सवर के तैयार हो जाए तो निश्चित रूप से इसका पुराना वैभव वापस आएगा और पूरा विश्व एक बार अयोध्या की तरफ जरूर देखेगा। यूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की कमान संभालने के बाद लगातार एक के बाद एक दर्जनों ताबड़तोड़ दौरे अयोध्या को किए और अयोध्या पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बड़ी सौगातें भी दी। कई सौगातें आज जमीनी हकीकत के रूप में भी तब्दील हो चुकी हैं और कई अभी तब्दील होना बाकी है। विपक्ष अधर में लटकी तमाम सारी परियोजनाओं को लेकर मुद्दा भी बना चुका है। जब से आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने हैं, तब से अयोध्या के विकास पर उनका फोकस रहा है। जहां पहले के सीएम अयोध्या कम आते थे, वहीं 4.5 साल में सीएम योगी 26 बार आ चुके हैं। बहरहाल अयोध्या के विकास के एजेंडे में बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। राघवेंद्र शुक्ल, न्यूज़ 1 इंडिया, अयोध्या। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।